1 to 5। दिल्ली के भीड़भाड़ और शोरगुल वाले पीरागरी वाले इलाके में किंग क्राउन बैंक्वेट हॉल से एक पतला दुबला लड़का बाहर निकलता है। वह इस समय काफी ज्यादा मायूस था। उस लड़के के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी एक गहरा धक्का लगा हो। उस लड़के के एक हाथ में सैमसंग का कीपैड वाला मोबाइल था। वह गुमसुम लड़का भीड़ वाले इलाके को पार करके एक खाली रोड पर चलने लग जाता है। उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उस लड़के को इतना मायूस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा निकाल ली हो। उसी रोड पर दूसरी तरफ से एक प्यारी सी लड़की उसी लड़के की तरफ आगे बढ़ रही थी। उस लड़की ने अपने 2 चोटी बनाई हुई थी और हरे रंग के सलवार सूट पहने हुए थे। उस लड़की ने अपने चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी मेकअप नहीं कर रखा था, फिर भी वह देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। उस लड़की की आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। इस लड़की का नाम मनीषा था और इसकी उम्र 16 साल थी। वहीं उसी रोड पर एक काले रंग की टोयोटा अर्बन क्रूजर खड़ी थी। उस गाड़ी के अंदर 4 इंसान बैठे थे जो काफी ज्यादा हट्टे-कट्टे दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वे मंजे हुए मार्शल आर्टिस्ट थे। ड्राइवर के बगल में बैठे वाले इंसान के हाथ में एक फोटो थी। वह इंसान पहले तो फोटो को देखता है और फिर सामने से चलते आते हुए उस लड़के को देखता है। थोड़ी देर तक ध्यान से देखने के बाद वह इंसान ड्राइवर की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिलाता है। उस ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ इंसान इनका बॉस था। अपने बॉस से हाँ सुनने के बाद सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उनके चेहरे की मुस्कान छुपाए नहीं छुप रही थी। उस लड़के की तरफ बढ़ते हुए वह लड़की अपने हाथ को ऊपर करके हिलाती है और चिल्लाते हुए उस लड़के को बोलती है, आरव भैया। जी हाँ, इस लड़के का नाम आरव था। मनीषा के बोलने के बाद भी आरव कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। आरव को ऐसा करते देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसे मनीषा की आवाज सुनाई नहीं दी। मनीषा को भी यही लगता है जैसे आरव ने उसकी आवाज नहीं सुनी, इसलिए वह 2-3 बार और चिल्लाती है, लेकिन हर बार आरव की यही प्रतिक्रिया रहती है। अब मनीषा को अपने भाई आरव की चिंता होने लगी थी, इसलिए वह तुरंत अपने भाई आरव के पास जाने लग जाती है। मनीषा ने आरव की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वे जोर जोर से गरजने लग जाते हैं। वह लड़का अभी भी बेसुध हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी आसमान से एक बिजली जमीन पर गिरने लगती है। उस बिजली ने गिरने से पहले एक भयंकर गड़गड़ाहट कर दी थी। उस बिजली का शोर पूरे रोड पर सुनाई दे रहा था। उस बिजली की जोर की गड़गड़ाहट से आरव भी अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। आरव तुरंत अपनी गर्दन ऊपर करते हुए आसमान की तरफ देखता है, लेकिन आरव जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन जमीन पर गिर जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बिजली सीधा आरव के ऊपर गिर रही थी, जिससे वह काफी ज्यादा डर गया था। डर के मारे आरव के पैर वहीं पर जाम हो जाते हैं। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों को किसी ने जोर से जकड़ लिया हो। हालांकि इस रोड पर आरव, मनीषा और उस काली गाड़ी में बैठे लोगों के अलावा कोई नहीं था। गाड़ी में बैठे हुए 4 मार्शल आर्टिस्ट भी यह देखकर दंग रह जाते हैं। थोड़ी देर पहले उनके चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी उनके चेहरे पर एक खौफ दिखाई दे रहा था। आरव की बहन मनीषा भी यह देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वह वहीं पर गिर जाती है और वह चिल्लाते हुए तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस चीख को सुनने के तुरंत बाद आरव जैसे ही उस दिशा में देखता है तो वह वहां पर अपनी बहन को पाता है जो जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। अपनी बहन को देखने के बाद आरव जैसे अपनी बहन की तरफ आगे बढ़ने के लिए जबरदस्ती अपने पैर को उठाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर वह बिजली गिर जाती है। उस बिजली के आरव से टकराने के तुरंत बाद चारों तरफ धूल का गुबार फैल जाता है। गाड़ी में बैठे वे चारों लोग दंग रह जाते हैं। उनका मुंह हैरानी में खुला का खुला रह जाता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने अभी अभी किसी के ऊपर बिजली गिरी और वह मौत को प्यारा हो गया। अपने भाई की मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे रोड पर बैठी लड़की की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं और वह दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। मनीषा इतनी जोर जोर से रो रही थी कि उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। माता पिता की मौत के बाद उस लड़की को उसके बड़े भाई ने ही उसका ख्याल रखा था। उस गाड़ी में बैठे लोगों की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही सामने से धुएं के गुब्बार हटता है तो वह अपने सामने के दृश्य को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जोर की बिजली गिरने के बाद भी आरव की मौत नहीं हुई थी। आरव अब जमीन पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से पानी की तरह खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और वह मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सामने के नजारे को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। मनीषा भी अपने भाई को जीवित देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वह अपने मन को काबू करते हुए तुरंत खड़ी होती है और दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई के सिर को उठाकर अपनी गोद में रख लेती है और रोने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों से मदद मांगती है।
यहाँ कोई है क्या? कृपया हमारी मदद करो। प्लीज मेरे भाई को कोई हॉस्पिटल ले चलो। गाड़ी में बैठे हुए लोग भी उस लड़की की चीखें सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और ड्राइवर तुरंत गाड़ी के गियर को डालते हुए आरव और मनीषा की तरफ गाड़ी दौड़ाने लग जाता है। मनीषा अपने भाई के बगल में पड़ा हुआ उसका फोन देखती है और वह तुरंत उसको उठा लेती है और तुरंत अपने भाई की बीवी को फोन कर देती है। रिंग जा रही थी, लेकिन सामने से कोई भी फोन को नहीं उठा रहा था। मनीषा 2-3 बार अपनी भाभी को कॉल मिलाती है, लेकिन सामने से कोई भी फोन नहीं उठाता, जिससे वह और ज्यादा घबराने लग जाती है। लेकिन तभी उसके बगल में एक काली रंग की टोयोटा अर्बन क्रूजर आकर रुकती है और उस गाड़ी में से तुरंत वे चारों मार्शल आर्टिस्ट उतरते हैं। ड्राइवर के बगल वाली खिड़की में से वही इंसान उतरता है जिसके हाथ में आरव की फोटो थी और वह तुरंत नीचे उतरकर आरव की तरफ हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और आरव के पास जाकर तुरंत आरव के चेहरे को थपथपाते हुए कहता है, छोटे मास्टर उठिए। उस इंसान का नाम शक्ति था, लेकिन इस समय वह अपने नाम से बिल्कुल विपरीत व्यवहार कर रहा था। तभी पीछे खड़े वे दोनों इंसान आगे बढ़ते हैं और आरव के शरीर को उठाकर गाड़ी में रखने लग जाते हैं। तभी गाड़ी का ड्राइवर शक्ति को सहारा देते हुए खड़ा करता है और उससे कहता है, भाई आप चिंता मत कीजिए, छोटे मास्टर को कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी आपको अभी हौसला रखना होगा। छोटे मास्टर की बहन भी तो यहाँ पर है। उसे ड्राइवर की बात सुनने के तुरंत बाद शक्ति अपने चेहरे से अपने आंसू पूछता है और मनीषा की तरफ आगे बढ़ता है और मनीषा से कहता है, मैडम आप चिंता मत कीजिए, हम छोटे मास्टर को बचा कर रहेंगे। इस समय मनीषा अपने भाई की हालत से काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वह शक्ति के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए शक्ति से कहती है, भाई प्लीज मेरे भाई की मदद करो, भाई प्लीज। उसे काफी ज्यादा चोट लगी है, उसे हॉस्पिटल ले चलो। शक्ति उस बहन के दर्द को समझ रहा था, इसलिए वह मनीषा को भी गाड़ी में बैठता है। उनके गाड़ी में बैठने के तुरंत बाद ड्राइवर गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाने लग जाता है। इस समय उनकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए दिल्ली के रोड पर दौड़ रही थी। 15 मिनट के अंदर वे सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के तुरंत बाद शक्ति गाड़ी से उतरता है और जतिन को गाड़ी में से उतारते हुए अपनी गोद में उठा लेता है और चिल्लाते हुए हॉस्पिटल में घुस जाता है। आरव का शरीर इस समय खून से लथपथ था, जिस वजह से शक्ति के कपड़ों पर भी आरव का खून लग जाता है। शक्ति के हॉस्पिटल में घुसने के तुरंत बाद और उसके चिल्लाने की वजह से सभी लोग शक्ति की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन शक्ति के हाथों में खून से लथपथ एक इंसान को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस दृश्य को देखने के तुरंत बाद वार्ड बॉय स्ट्रेचर को लेकर आते हैं। डॉक्टर भी आरव की ऐसी हालत को देखकर तुरंत उनको आईसीयू में आने को कहता है। डॉक्टर की बात सुनने के तुरंत बाद वार्ड बॉय स्ट्रेचर को आईसीयू की तरफ ले जाने लग जाता है। आरव को आईसीयू में ले जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर आईसीयू में जाने लगता है तो तुरंत मनीषा डॉक्टर के पास आकर हाथ जोड़कर रोते हुए उससे कहती है, डॉक्टर प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। मनीषा की बात सुनने के बाद डॉक्टर मनीषा के कंधे पर हाथ रखते हुए मनीषा को सांत्वना देता है और उससे कहता है, देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहने के बाद डॉक्टर आईसीयू में चला जाता है। डॉक्टर आरव को देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर तुरंत आरव के घावों को देखने लग जाता है। डॉक्टर आरव को काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जतिन का शरीर बहुत सी जगहों से फटा हुआ था। बिजली की वजह से जतिन का मांस ऐसा लग रहा था जैसे वह मांस पका हुआ है। डॉक्टर भी इस तरह के केस को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन वह डॉक्टर तुरंत सीनियर डॉक्टर को बुलाते हुए आरव का इलाज करने लग जाता है। इस समय आरव का ऑपरेशन 4 डॉक्टर मिलकर कर रहे थे। आरव का ऑपरेशन लगभग 5 घंटे तक चलता है और फिर आईसीयू के ऊपर की हरी लाइट ऑन होती है, जिसके बाद आईसीयू में से एक के बाद एक 4 डॉक्टर निकलते हैं। इतनी देर से इंतजार करने की वजह से शक्ति का माथा गर्म हो जाता है और वह गुस्से में एक डॉक्टर कॉल गिरेबान पकड़कर गुस्से में उस डॉक्टर से कहता है, देख डॉक्टर, कुछ भी करके मेरे छोटे मास्टर को ठीक कर, वरना उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। शक्ति की धमकी सुनाने के तुरंत बाद डॉक्टर के माथे से पसीना बहने लग जाता है। डॉक्टर शक्ति से इतना ज्यादा डर गया था कि वह अपने माथे का पसीना भी नहीं पोंछ पा रहा था। तभी बाकी के डॉक्टर उन दोनों के बीच में आते हुए शक्ति को शांत करते हुए कहते हैं, देखिए आपके छोटे मास्टर बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन करने के बाद हमें पता चला कि उन्हें बिजली का झटका लगा है, इस वजह से वह कोमा में चले गए हैं और उन्हें कोमा से बाहर आने में 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी, 1 साल या फिर उससे ज्यादा समय भी, लेकिन आपके छोटे मास्टर खतरे से बिल्कुल बाहर है। उस डॉक्टर की बात सुनने के बाद शक्ति थोड़ा शांत होता है, लेकिन कोमा की बात सुनने के बाद शक्ति मायूस हो जाता है। तभी दूसरा डॉक्टर शक्ति से कहता है, और हाँ एक बात और, ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उनके शरीर में खून की कमी हो गई है, इसलिए हमें जल्द से जल्द किसी ब्लड डोनर की सहायता चाहिए, या फिर आप जल्द से जल्द जाकर ब्लड बैंक से खून की मांग कीजिए।
दूसरे डॉक्टर की इस बात को सुनाने के तुरंत बाद शक्ति उस डॉक्टर की तरफ ध्यान से देखते हुए उसे बड़ी ही गंभीरता से कहता है, आपको किस ग्रुप का खून चाहिए? जिस पर डॉक्टर भी शक्ति की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, ए पॉजिटिव। आरव इतना ज्यादा उदास क्यों था? आखिर बिजली का झटका लगने के बाद भी आरव जिंदा कैसे बच गया? मनीषा के बार बार कॉल करने के बाद भी उसकी भाभी ने फोन क्यों नहीं उठाया? आखिर आरव इन चारों मार्शल आर्टिस्ट का क्या लगता है? क्या शक्ति को खून मिल पाएगा? डॉक्टर की बात सुनाने के तुरंत बाद शक्ति ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहता है, मोनू, जल्दी से अपने आदमियों के पास जाओ और उनसे बोलो जिन जिन के पास ए पॉजिटिव खून है वह तुरंत सिटी हॉस्पिटल में पहुंचे। अगर कोई आने से मना करे तो उनसे कह देना शक्ति भाई का ऑर्डर है, और सभी को बता दो कि छोटे मास्टर मिल गए हैं, उनको इस खून की जरूरत है। शक्ति की बात सुनने के तुरंत बाद मोनू कहता है, जी भाई जी, मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए। इतना कहने के तुरंत बाद मोनू हॉस्पिटल से निकल जाता है। वह लगातार अपने ग्रुपों में मैसेज छोड़ रहा था। मोनू की बात सुनकर तुरंत उसके सभी लोग सिटी हॉस्पिटल की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा देते हैं। मोनू जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करके अपने मेन अड्डे पर जाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद मोनू की गाड़ी एक बस्ती के सामने आकर रुकती है। मोनू तुरंत बस्ती के अंदर जाने लग जाता है। उस बस्ती को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पिछड़े हुए लोग रहते हैं। वहाँ पर सभी के घर टीनों के या फिर मिट्टी के बने थे। उस बस्ती के अंदर जाने के तुरंत बाद मोनू अपने जेब से एक रिमोट निकालता है और उस पर बने एक लाल बटन को दबा देता है, और फिर मोनू एक ऐसे घर में जाता है जो बाकी घरों से थोड़ा सही दिखाई दे रहा था। वह पक्का घर था। और फिर मोनू उस घर के सबसे आखिरी कमरे में जाता है। वहां पर एक अलमारी थी। मोनू तुरंत झुककर उस अलमारी के नीचे एक बटन था, उसे दबा देता है, जिससे वह अलमारी खुल जाती है और उसके अंदर लिफ्ट आ जाती है। मोनू तुरंत उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है और नीचे जाने वाले बटन को दबा देता है, जिससे सबसे पहले अलमारी का दरवाजा बंद होता है और फिर लिफ्ट का दरवाजा बंद होकर वह लिफ्ट नीचे जाने लग जाती है। नीचे जाने के बाद मोनू लिफ्ट से बाहर आता है। लिफ्ट से बाहर आने के बाद मोनू एक बड़े से हॉल में आ जाता है। उसे हॉल में 200 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे और उन सभी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उन सभी की कमर पर एक एक बंदूक टंगी हुई थी और हाथों में AK-47 राइफल थी। तभी मोनू सभी की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, मेरे पास आप सभी को सुनाने के लिए एक खुश खबर भी है और एक बुरी खबर भी। आप सबसे पहले कौन सी खबर को सुनना चाहेंगे? जिस पर सभी लोग कहते हैं, हम खुश खबर को पहले सुनना चाहेंगे। उन सभी के एक साथ बोलने की वजह से वह हॉल गूंज जाता है। तभी मोनू एक गहरी सांस लेते हुए उनसे कहता है, हमें हमारे छोटे मास्टर मिल गए हैं। मोनू की बात सुनने के तुरंत बाद वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह खुशी से नाचने लग जाते हैं। लेकिन तभी मोनू थोड़ा उदास होते हुए उनसे कहता है, आप सभी शांत हो जाइए, मैंने अपनी पूरी बात नहीं कही है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे पास एक बुरी खबर है, और बुरी खबर यह है कि हमारे छोटे मास्टर काफी ज्यादा घायल है और वह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको ए पॉजिटिव खून चाहिए और शक्ति भाई का आर्डर है कि जिन जिन लोगों का खून ए पॉजिटिव है वह तुरंत सिटी हॉस्पिटल में पहुंचे। हमें कुछ भी करके हमारे छोटे मास्टर को बताना होगा। मोनू की बात सुनने के तुरंत बाद सभी लोग अपने हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, हम छोटे मास्टर को बचाकर रहेंगे। तभी उनमें से एक इंसान बाहर आकर गुस्से में मोनू से पूछता है, मोनू भाई, आप मुझे उस इंसान का नाम बता दीजिए जिसने हमारे छोटे मास्टर की ऐसी हालत की है। मैं उस इंसान की खोपड़ी में अपनी बंदूक की पूरी मैगजीन खाली कर दूंगा। उस इंसान की बात सुनकर भीड़ भी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ मोनू भाई बताइए, हाँ मोनू भाई बताइए। तभी मोनू सभी को शांत करते हुए कहता है, आप सभी शांत हो जाइए। क्या आप सबको लगता है कि हमारे छोटे मास्टर की ऐसी हालत कोई कर सकता है? मोनू की बात सुनने के तुरंत बाद सभी शांत हो जाते हैं। तभी मोनू आगे कहता है, हमारे छोटे मास्टर इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि उनके ऊपर आसमान से बिजली गिर गई थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा है और इसी वजह से उनके शरीर में कमी आ गई है। आप सभी तुरंत मेरे साथ सिटी हॉस्पिटल में चले। मोनू की इस बात को सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके छोटे मास्टर इतने ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन वे सभी तुरंत उस अंडरग्राउंड हॉल से होकर अंडरग्राउंड पार्किंग में चले जाते हैं। उस अंडरग्राउंड पार्किंग में लगभग 50 से ज्यादा काली SUV खड़ी थी। उस पार्किंग में स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, बोलेरो जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। दिन में ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। वे सभी तुरंत गाड़ियों में बैठकर अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर आ जाते हैं और सिटी हॉस्पिटल की तरफ उनकी गाड़ी तेजी से दौड़ने लग जाती है। इस समय दिल्ली के हर कोने से काफी तेज रफ्तार में सिटी हॉस्पिटल की तरफ गाड़ियां दौड़ रही थी। वे सभी गाड़ी काले रंग की थी। उनमें से कोई भी इस समय गाड़ी रोड रूल या फिर चालान के बारे में नहीं सोच रही थी।
आधे घंटे के अंदर ही सिटी हॉस्पिटल के सामने लगभग 80 से ज्यादा काली गाड़ियां खड़ी हो जाती है। सिटी हॉस्पिटल के सामने इतनी सारी गाड़ियों को देखकर आसपास के सभी लोग और हॉस्पिटल में मौजूद सभी स्टाफ काफी ज्यादा डर जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को पता था कि यह सारी गाड़ियां ब्लैक कोबरा गैंग की है। इसकी पहचान इससे की जाती है कि उनकी सभी गाड़ियों के एक काले रंग के कोबरा का लोगो बना रहता है। ब्लैक कोबरा गैंग दिल्ली के एक जानी मानी गैंग थी, जो दिल्ली के ऊपर काफी बड़े एरिया में अपना दबदबा रखती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में इस गैंग को दिल्ली में बहुत कम एक्टिव होते हुए देखा है, जिस वजह से दिल्ली में बहुत सी गैंगों ने अपना राज स्थापित कर लिया है। और ब्लैक कोबरा गैंग को अब बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जिन जिन लोगों को पता था कि ब्लैक कोबरा गैंग क्या है, उनके दिल में अभी भी उनके लिए डर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लैक कोबरा गैंग का हर एक बंदा एक मंजा हुआ मार्शल आर्टिस्ट था। उस समय ब्लैक कोबरा गैंग में लगभग 1200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन अब ब्लैक कोबरा गैंग में सिर्फ 670 लोग बचे थे। लेकिन यह लोग भी आधी दिल्ली में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए काफी थे। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड में किसी ने भी अब 2 सालों से ब्लैक कोबरा गैंग के बारे में कुछ भी खबर नहीं सुनी। लेकिन पिछले 2 साल पहले ब्लैक कोबरा गैंग के बारे में एक खबर लीक हुई थी, जिसने दिल्ली के पूरे अंडरवर्ल्ड बिजनेस वर्ल्ड को हिला दिया था। और वह खबर थी कि ब्लैक कोबरा गैंग के डेविल की मौत हो गई है। ब्लैक कोबरा गैंग का डेविल एक ऐसा खतरनाक इंसान था जिसकी मौत की खबर ने दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके के राज्यों में भी हलचल पैदा कर दी थी, जिस वजह से दिल्ली में ब्लैक कोबरा गैंग को एक ब्रांड माना जाता था। उस डेविल को सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोगों ने ही देखा था। किसी ने भी डेविल का चेहरा तक नहीं देखा था, जिस वजह से डेविल को दिल्ली का एक बेताज बादशाह भी कहा जाता था। बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी डेविल को छू तक नहीं पाए थे, लेकिन सरकार ने डेविल के लिए कोई ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठाया था, क्योंकि डेविल कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करता था। हालांकि डेविल लोगों को मारता था, जिनका सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। हालांकि डेविल ने बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी मारा था, लेकिन उनको मारने के बाद डेविल अपने खिलाफ एक सबूत तक नहीं छोड़ता था, जिस वजह से आज तक कोई भी डेविल तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन आज ब्लैक कोबरा गैंग की इतनी सारी गाड़ियों को सिटी हॉस्पिटल के सामने देखकर दिल्ली के बिजनेस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड में हलचल पैदा हो गई थी। सभी लोग यह पता लगा रहे थे कि ब्लैक कोबरा गैंग अचानक से क्यों सिटी हॉस्पिटल के सामने दिखाई दी है। वहीं ब्लैक कोबरा गैंग के सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर जाकर एक एक करके अपने अपने ब्लड सैंपल दे रहे थे। अचानक से इस प्रतिक्रिया से सिटी हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर महेश भारद्वाज को भी पता चल जाता है कि जिस लड़के को अभी अभी आईसीयू में एडमिट किया गया है, यह सभी लोग उसके लिए आए हैं, जिस वजह से आप महेश भारद्वाज के ऊपर आरव को ठीक करने का प्रेशर बढ़ जाता है। वहीं आईसीयू में आरव बेजान लाश की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से बिजली का झटका लगने की वजह से आरव को अपनी याददाश्त वापस आने लग गई थी। आरव एक ऐसी जगह खड़ा था जहां पर चारों तरफ सफेद रंग की रोशनी फैली हुई थी। अचानक से वह सफेद रंग की रोशनी गायब होने लग जाती है और आरव को अपने सामने एक बड़ा सा महल जैसा घर दिखाई दे रहा था। वह घर एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था। तभी आरव को दिखाई देता है एक जगह से बड़े बड़े बालों और लंबी दाढ़ी वाला बाबा उस घर की तरफ ही आ रहा था। उस बाबा ने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाई हुई थी और उसने बहुत सारी रुद्राक्ष की माला भी पहनी हुई थी। उस बाबा ने भगवा रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। यह एक अघोरी बाबा था। यह बाबा अपने आसपास की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों महसूस कर सकता था, लेकिन उस अघोरी बाबा को एक जगह से ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो ना सकारात्मक थी और ना नकारात्मक। यह शून्यता की ऊर्जा थी। वह अघोरी बाबा उसी ऊर्जा का पीछा कर रहा थी। अचानक से वह अघोरी बाबा उसी घर के सामने आकर रुकता है, जिस घर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। उस अघोरी बाबा को उस घर से काफी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी और उसी घर से उसे शून्यता की ऊर्जा भी महसूस हो रही थी, लेकिन वह ऊर्जा बाकी सकारात्मक ऊर्जा से काफी ज्यादा तेज थी। तभी उस घर का गार्ड अघोरी बाबा के सामने आकर उनसे कहता है, बाबा जी आपको क्या चाहिए? जिस पर वह अघोरी बाबा कहता है, क्या मैं एक बार इस घर के अंदर जा सकता हूँ? उस अघोरी बाबा की आवाज में एक अलग तरह की ताकत थी, जिसे सुनकर उस गार्ड को अपने ऊपर दबाव महसूस होने लग जाता है। वह गार्ड उस अघोरी बाबा से आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही गेट के सामने एक सफेद रंग की मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी के अंदर एक 70 वर्षीय बूढ़ा बैठा हुआ था, जिसकी दाढ़ी मूंछ सफेद थी और उसके आधे बाल उड़े हुए थे। उस बुढ़े के चेहरे पर एक अजीब तरह का तेज था। उस बुढ़े को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ही ज्ञानी हो। इस समय भी वह बुढ़ा अपनी गाड़ी में बैठा हुआ गीता पढ़ रहा था, जिससे यह साफ साफ पता चल रहा था कि यह बूढ़ा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगने की वजह से वह बूढ़ा अपनी नजरें उठाकर गाड़ी से बाहर देखता है। लेकिन वह जैसे ही गाड़ी से बाहर एक अघोरी बाबा को खड़ा देखता है, तो वह तुरंत अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर जाता है। इतना बुरा होने के बावजूद भी वह बुढ़ा हल्का सा भी झुका हुआ नहीं था। उस बुढ़े का शरीर पतला था,
लेकिन उसकी चाल में एक अजीब तरह का रोब था। वह बूढ़ा तुरंत उसे अघोरी बाबा के पास जाता है और नीचे झुककर उनके पैर छूते हुए हाथ जोड़ लेता है और उनसे कहता है, बाबा जी, आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मुझसे जैसा हो सकेगा वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करूंगा। उस बूढ़े के इतने नरम संभव को देखकर अघोरी बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अघोरी बाबा मुस्कुराते हुए उस बूढ़े से कहते हैं, मुझे इस घर के अंदर जाना है। उस अघोरी बाबा की बात सुनकर उस बूढ़े के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह बूढ़ा इंसान तुरंत उस गार्ड को गेट खोलने के लिए कहता है। उस बूढ़े इंसान की बात सुनकर वह गार्ड तुरंत गेट खोल देता है। फिर वह बुरा इंसान अघोरी बाबा के साथ साथ ही पैदल घर के अंदर जाने लग जाता है। चलते चलते वह बूढ़ा इंसान मुस्कुराते हुए उस अघोरी बाबा से कहता है, बाबा जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा। उस बूढ़े इंसान की बात सुनकर वह अघोरी बाबा उससे कहता है, बोलो। जिस पर वह बूढ़ा कहता है, मैं इस घर का मुखिया हूँ, नेकी राम सिंह, और 6 दिन पहले मेरे छोटे बेटे को बेटा हुआ है और आज मेरे पोते की छठी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पोते को आशीर्वाद दें। वह बूढ़ा इंसान जब यह कह रहा था तो उसने उस अघोरी बाबा के सामने अपने हाथ जोड़ रखे थे। आखिर यह डेविल कौन था? क्या यह सच में मर गया है? क्या डॉक्टर महेश भारद्वाज जतिन को ठीक कर पाएंगे? क्या अचानक से ब्लैक कोबरा गैंग दिखने की वजह से कोई दोबारा से ब्लैक कोबरा गैंग पर हमला करेगा? क्या यह अघोरी बाबा नेकी राम सिंह के पोते को आशीर्वाद देंगे? वह अघोरी बाबा जैसे ही नेकी राम सिंह को उसके सामने हाथ जोड़ते हुए देखता है तो उनका भी मन पिघल जाता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि समाज में इतना बड़ा रुतबा रखने वाला इंसान उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। नेकी राम सिंह के इस व्यवहार से उस अघोरी बाबा को पता चल जाता है कि नेकी राम सिंह धरती से जुड़ा इंसान है। तो अघोरी बाबा नेकी राम सिंह को आश्वासन देते हैं कि वह उनके पोते को आशीर्वाद जरूर देंगे। फिर नेकी राम सिंह तुरंत उन अघोरी बाबा को अपने पोते के पास ले जाने लगते हैं। वह अघोरी बाबा जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो वह भी हैरान होते जा रहे थे, क्योंकि वह अघोरी बाबा जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा से उन्हें वह ऊर्जा महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद नेकी राम सिंह एक कमरे में जाते हैं। उस पूरे कमरे को खिलौनों से सजाया हुआ था। उस कमरे में एक लकड़ी का पालना था जिसमें एक छोटा बच्चा था जिसे जन्मे सिर्फ 6 दिन हुए थे। उस इतने छोटे बच्चे के चेहरे से ही एक अप्रत्याशित तेज चारों तरफ फैल रहा था। वह छोटा बच्चा इस समय गहरी नींद में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उस छोटे बच्चे को देखकर उन अघोरी बाबा को विश्वास नहीं हो रहा था। वे जिस ऊर्जा का इतनी दूर से पीछा कर रहे थे वह इस छोटे बच्चे के शरीर से निकल रही थी। वह अघोरी बाबा उस छोटे बच्चे को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तभी वह छोटा बच्चा भी अपनी आंखें खोलता है और उस अघोरी बाबा की तरफ देखता है। उस अघोरी बाबा को देखने के तुरंत बाद वह छोटा बच्चा एक मनमोहक मुस्कान उन अघोरी बाबा को पास करता है। उन अघोरी बाबा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस समय उन्होंने क्या देखा। उनको एक झलक देखने के बाद वह छोटा बच्चा दोबारा से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है, लेकिन उस छोटे बच्चे के चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। नेकी राम सिंह अपने पोते के पालने के पास जाते हैं और उन अघोरी बाबा की तरफ देखते हुए कहते हैं, बाबा जी, यही मेरा पोता है। नेकी राम सिंह की बात सुनने के बाद वह अघोरी बाबा नेकी राम सिंह के पास जाते हैं और उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उस बच्चे के सिर को बड़े ही प्यार से सहलाने लग जाते हैं और उस छोटे बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम अपने जीवन में जिस भी चीज को चाहो उस लक्ष्य को तुम पा सको। आशीर्वाद देने के बाद वह अघोरी बाबा दोबारा से उस बच्चे को पालने में लेटा देते हैं और फिर नेकी राम सिंह की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहते हैं, मैं आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। उन अघोरी बाबा की बात सुनने के बाद राम सिंह काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनका आदर करते हुए नेकी राम सिंह सभी को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। नेकी राम सिंह का इशारा देखकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद वे अघोरी बाबा नेकी राम सिंह के पास आते हैं और उनके कान में कुछ बताने लग जाते हैं। नेकी राम सिंह जैसे जैसे उन अघोरी बाबा की बात सुन रहा था तो वह और ज्यादा हैरान होता जा रहा था, लेकिन उनकी पूरी बात समझने के बाद नेकी राम सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर नेकी राम सिंह अपने घर के पास में ही उन अघोरी बाबा के लिए एक घर बनवा देते हैं। उस दिन के बाद उन अघोरी बाबा ने उसी घर में साधना की थी। नेकी राम सिंह समय समय पर उन अघोरी बाबा से मिलते रहते थे। एक दिन उन अघोरी बाबा ने नेकी राम सिंह को 9 अलग अलग रंग के जेड के पत्थर दिए थे और उनको बहुत सी बातें बताई थी। नेकी राम सिंह भी उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। नेकी राम सिंह ने अपने पोते का नाम आरव रखा था। जब आरव 1 साल का हो गया था, आरव के 1 साल के होने के बाद अघोरी बाबा रोज आरव को अपने पास बुलाते और रोज उसको नई नई चीजें सिखाते। उन अघोरी बाबा ने उस 1 साल के बच्चे को अघोर साधना भी सिखा दी थी। अब और आरव भी बिना कहे उन अघोरी बाबा के पास रोज सुबह जाता और उनसे कुछ न कुछ नया सीखता और शाम को ही वापस घर जाता था। आरव के 5 साल के होने तक उन अघोरी बाबा से जितना हो सकता था
उन्होंने आरव को सिखा दिया था। उन अघोरी बाबा ने आरव को प्राचीन मार्शल आर्ट, आयुर्वेदिक शास्त्र, शस्त्र सभी क्या ज्ञान दे दिया था। आरव सीखने की रफ्तार भी आम बच्चों के मुकाबले काफी तेज थी। आरव के 5 साल होने के बाद अघोरी बाबा वापस से हिमालय पर चले गए थे। अघोरी बाबा के चले जाने के बाद आरव का मन भी इतना नहीं लगता था, इसलिए स्कूल से आने के बाद आरव जहां पर अघोरी बाबा रहते थे वहां पर ही रहता था। लेकिन जाने से पहले उन अघोरी बाबा ने जतिन को एक अंगूठी दी थी। आरव ने उस अंगूठी को बचपन से लेकर आज तक पहना था। इस दृश्य को देखकर बड़ा आरव अपने हाथ की अंगूठी को देखता है जो उन अघोरी बाबा ने उसे पहनने को दी थी। आरव अब अपना स्कूल का काम, अपने ट्रेनिंग सभी कार्य उसी घर में करता था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद आरव सभी से मिलने जुलने लग गया था। लेकिन उन अघोरी बाबा के घर में वह एक बार जरूर जाता था। तकरीबन 1 साल के बाद आरव के दादाजी नेकी राम सिंह काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, जिस वजह से उनका इलाज विदेश में चल रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर उनके दुश्मनों ने सिंह फैमिली पर हमला कर दिया था। इसकी खबर नेकी राम सिंह को भी लग गई थी। उन्हें पता चल गया था अगर उनका परिवार खत्म भी हो गया तो भी उनका एक न एक वारिस इस परिवार को दोबारा से खड़ा कर सकता है। उनको सबसे ज्यादा उम्मीद आरव से थी, इसलिए वह हेरिटेज पैलेस से अपनी सभी ताकतों को हटा देते हैं ताकि इस परिवार को दोबारा खड़ा करने के लिए वारिस के पास ताकत हो। लेकिन हेरिटेज पैलेस में उन्होंने अभी अभी अपनी आम ताकत को रखा था ताकि उनके परिवार को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। लेकिन उनके दुश्मनों ने अनजानी खास ताकतों का इस्तेमाल किया था उनके परिवार को खत्म करने के लिए। हालांकि आरव उन खास ताकतों से मुकाबला करने में सक्षम था, लेकिन इतने सारे लोगों के होने की वजह से आरव भी कुछ नहीं कर पा रहा था और अपनी मम्मी के साथ घर के पीछे छिपा था। वहां पर 2 बंदूकधारी इंसान आ जाते हैं। उन बंदूकधारी इंसानों को देखकर आरव समझ जाता है कि यह उनके दुश्मन हैं। इसलिए आरव तुरंत अपनी आंखें बंद करके अपने गुरुजी के द्वारा सिखाई हुई मार्शल आर्ट को याद करता है और फिर एक कॉफी डेडली पोजीशन लेकर उन दोनों बंदूकधारियों के ऊपर हमला कर देता है। अचानक से हुए इस हमले की वजह से वे दोनों बंदूकधारी घायल हो जाते हैं। इन दोनों की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी, इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनके ऊपर हमला करने वाला एक छोटा बच्चा है, जब भी उनकी आंखों में दया नहीं थी और वह आरव के ऊपर गोलियां चला देते हैं। गोलियों से बचने के लिए आरव तुरंत एक तरफ कूद जाता है, जिससे आरव उन गोलियों से बच जाता है। लेकिन वे गोलियां उसकी मां को अपना निशाना बना लेती है। अचानक से गोली लगने की वजह से आरव की मां जोर से चिल्ला देती है। अपनी मां की चीख सुनने के तुरंत बाद आरव जैसे ही अपनी मां को देखता है तो उसकी मां खून में लथपथ पड़ी थी। अपनी मां की ऐसी हालत को देखकर आरव की आंखों में मौत नाचने लग जाती है। इसलिए आरव अपनी परवाह किए बिना अंधाधुंध उन बंदूकधारियों के ऊपर हमला करने लग जाता है। लगातार 5 सालों तक प्राचीन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने की वजह से आरव का पंच एकदम स्टील के जैसा हो गया था। आरव अपनी लात को एक बंदूकधारी की दोनों टांगों के बीच में खींचकर मार देता है, जिस वजह से वह बंदूकधारी दर्द में बिलबिलाने लग जाता है। उसके हाथ से उसकी बंदूक गिर जाती है और अपनी दोनों टांगों के बीच की जगह को पकड़कर वह बंदूकधारी जमीन पर गिर जाता है। इस समय गुस्से में आरव का चेहरा एकदम लाल हो गया था, इसलिए आरव तुरंत उस बंदूकधारी की बंदूक को उठाता है और उसी बंदूकधारी की खोपड़ी में उसकी बंदूक से गोली मार देता है। अपने साथी को एक बच्चे के हाथों मरता देखकर दूसरा बंदूकधारी आरव की तरफ बंदूक उठाकर गोली मार देता है, जिससे उस बंदूकधारी की गोली आरव के कंधे में लग जाती है। अचानक से कंधे में गोली लगने की वजह से आरव के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। आरव को गोली मारने के बाद वह बंदूकधारी जोर जोर से हंसने लग जाता है। जब वह बंदूकधारी जोर जोर से हंस रहा था तब आरव चुपके से बंदूक को उठा लेता है। वह बंदूकधारी आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। तभी वहां पर 3 बार गोली चलने की आवाज आती है और उस बंदूकधारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस बंदूकधारी को मारने के तुरंत बाद आरव अपनी मां के पास जाता है और उसे उठाने लग जाता है। लेकिन आरव की मां को 4 गोलियां लगी थी, जिस वजह से वह इस समय आखिरी सांसें ले रही थी। लेकिन अब भी वह आरव की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा मुझे पता है मैं अब तेरे साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। अपनी मां की ऐसी हालत को देखकर आरव की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और आरव रोते हुए कहता है, हाँ बोलो मां, आप जो बोलेंगी मैं आपको वादा करता हूँ मैं वह जरूर पूरा करूंगा। फिर आरव की मां आरव से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ से दूर चला जाए और जब तक तू काबिल ना बन जाए तब तक किसी को भी अपनी असली पहचान मत बताना और मेरी मौत पर तू रोएगा नहीं। अपनी मां की इन बातों को सुनाने के तुरंत बाद आरव अपनी मां से चिपकर रोने लग जाता है। लेकिन तभी उसे अपने गुरुजी की बात याद आती है, पुत्र हमें कभी भी अपने वचन को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुम अपने वचन को तोड़ दोगे तो तुम्हारा इस पवित्र भूमि पर पैदा होने का कोई हक नहीं है। अपने गुरुजी की बात को याद करके आरव अपने मन को मजबूत करता है और फिर अपनी मां की तरफ देखते हुए कहता है, मां मैं आपको वचन देता हूँ, आपने जैसा कहा है
वैसा ही होगा। इन शब्दों को कहने के बाद आरव अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेता है और अपनी मां से चिपट जाता है। इस हादसे की वजह से यह 6 साल का बच्चा अपनी अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर हो जाता है। लेकिन आज आरव के परिवार पर हमला करने वालों ने आरव के दिल में अपने लिए एक चिंगारी पैदा कर दी थी, और चिंगारी को आग बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। कुछ ही देर में आरव की मां उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। इस बार आरव अपनी मां को आखिरी बार देखता है और उसके चेहरे पर हाथ फिराने लग जाता है। और फिर आरव हिम्मत करते हुए अपने जगह से खड़ा होता है और अपनी मां के पैर छूकर पीछे के दरवाजे से हेरिटेज पैलेस से बाहर निकल जाता है। आरव के कपड़े उसकी मां और उसके खून में नहाए हुए थे। आरव अपने कंधे को पकड़कर तुरंत वहां से भाग जाता है। इस समय रात का समय था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आरव दौड़ते दौड़ते हेरिटेज पैलेस से काफी दूर आ गया था। तभी आरव को अपने से कुछ दूरी पर बहुत लोग दिखाई देते हैं। वे सभी लोग देखने में बॉडीगार्ड टाइप लग रहे थे। तभी आरव देखता है कि एक क्लब में से एक इंसान बाहर आता है। उसने काले रंग की पैंट पहनी हुई थी और आधी बाजू की नीली और हरे रंग की प्रिंटेड शर्ट पहनी हुई थी। उसके गले में मोटी सोने की चेन थी। उसके एक हाथ में मोटा सा खड़ा था और एक हाथ में घड़ी थी। उस इंसान की लंबाई तकरीबन 6 फुट की थी। उसका शरीर थोड़ा पतला था और उसने अपनी आंखों पर एक जोड़ी शेड्स सनग्लासेस की लगाई हुई थी। तभी आरव को उस इंसान के छाती पर एक हल्का लाल बिंदु दिखाई देता है जो इधर उधर घूम रहा था। आरव ने अभी अभी देखा था, यह लाल बिंदु स्नाइपर बंदूक के होते हैं। इतने सारे लोगों की मौत देखने के बाद आरव नहीं चाहता था कि वह अब किसी और की भी मौत देखें, लेकिन आरव का दिमाग उसे ऐसा करने में रोक रहा था। आखिर उस अघोरी बाबा ने आरव को कैसी अंगूठी दी थी? क्या इस हमले में आरव का पूरा परिवार खत्म हो गया था? आखिर कब आरव अपनी असली पहचान उजागर करेगा? क्या आरव उस इंसान को बचाएगा? आरव अभी यही सोच रहा था, क्या उसे इस इंसान को बचाना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी आरव देखता है कि वह लाल बिंदु धीरे धीरे करके उस इंसान के दिल के पास जा रहा है, जिस वजह से आरव के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह तुरंत उस इंसान को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। क्लब के बाहर उस इंसान को अचानक से अपने कानों में एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है, बचो। वह इंसान उस दिशा की तरफ देखता जहां से आवाज आई है। उससे पहले ही उसको अपने आप पर एक जोरदार धक्का महसूस होता है और तभी वह स्नाइपर ट्रिगर दबा देता है और सभी को एक जोरदार बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वह गोली उस इंसान को नहीं बल्कि क्लब के गेट पर लगती है, जिससे धातु से धातु टकराने की आवाज गूंज जाती है। उस आवाज को सुनाने के तुरंत बाद उस इंसान के साथी तुरंत उस दिशा की तरफ देख सकते हैं जहां से गोली चलने की आवाज आई थी। वहां पर उन्हें एक छिपा हुआ इंसान दिखाई देता है जिसके हाथ में लंबी नाली वाली स्नाइपर बंदूक थी। फिर उस इंसान के साथी उस दिशा की तरफ अंधाधुंध गोली चलाने लग जाते हैं। अंधाधुंध गोली चलाने की वजह से सुनसान रात में अचानक गोलियों की आवाज गूंज जाती है और उस स्नाइपर बंदूक पकड़े इंसान की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वह इंसान उठकर उसने बच्चे की तरफ देखता है जिस बच्चे ने उसे बचाया था। उस बच्चे को देखकर वह इंसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उस इंसान की आंखों में दया साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस इंसान ने कभी भी किसी भी बच्चे को ऐसी हालत में नहीं देखा था। हालांकि वह इंसान को देख जाना माना गैंगस्टर था, लेकिन उस इंसान ने कभी भी किसी बच्चे या महिला को दर्द नहीं पहुंचाया था और उसके सामने खड़ा बच्चा पूरा खून में लथपथ था और वह बच्चा आप अपने एक कंधे को पकड़े हुए था जिसमें उसे गोली लगी थी। इंसान तुरंत उस बच्चे से पूछता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरव है। वह बच्चा बड़ी ही मीठी मीठी लेकिन दर्द भरी आवाज में बोलता है। उस इंसान को धक्का मारने की वजह से आरव को हल्का हल्का चक्कर आने लग जाता है और वह बेहोश होकर तुरंत उस इंसान की गोद में गिर जाता है। आरव को बेहोश होता देखकर वह इंसान जोर से अपने साथियों से कहता है, गाड़ी को जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। इतना कहने के तुरंत बाद वह इंसान आरव को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है। 15 मिनट के अंदर वे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वह इंसान सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके एक डॉक्टर को धमकी देता है आरव को ठीक करने की। उस इंसान ने जिस डॉक्टर को धमकी दी थी वह डॉक्टर महेश भारद्वाज था। महेश भारद्वाज सिटी हॉस्पिटल में अभी नया ही डॉक्टर बना था। उस इंसान की धमकी को सुनने के बाद पूरा सिटी हॉस्पिटल उस बच्चे को ठीक करने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है। 1 हफ्ते के बाद आरव को होश आ जाता है। आरव के होश में आने के बाद महेश भारद्वाज तुरंत उस इंसान के पास जाता है और उसे बताता है कि आरव को होश आ गया है। महेश भारद्वाज की बात सुनने के बाद वह इंसान तुरंत आरव के पास जाता है और उससे पूछता है, बच्चे क्या तुम ठीक हो? जिस पर आरव अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, हाँ। फिर वह इंसान कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों के बारे में पता है? मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ, वे हॉस्पिटल में आ जाएंगे। उस इंसान की बात सुनने के बाद आरव चुप हो जाता है।
और कुछ सोचने लग जाता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद आरव उस इंसान से कहता है, आपका नाम क्या है? जिस पर वह इंसान कहता है, मेरा नाम बलदेव कुमार है। फिर आरव आगे कहता है, मेरे परिवार को मार दिया गया है, अब मैं अकेला हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगे? आरव की इन बातों को सुनकर बलदेव कुमार का दिल पसीज जाता है और वह तुरंत कहते हैं, ठीक है, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। इतना कहने के बाद बलदेव कुमार आरव को डिस्चार्ज करवा लेता है और आरव को अपने साथ रखता है। आरव की दिलचस्पी भी हथियार चलाने और मार्शल आर्ट सीखने में काफी ज्यादा थी, इसीलिए आरव एक दिन बलदेव से कहता है, अंकल क्या आप मुझे भी यह सब सिखाएंगे? जिस पर बलदेव कुमार आरव से कहता है, क्या तुम्हें भी यह सब सीखना है? जिस पर आरव अपनी गर्दन हिला देता है। फिर बलदेव कुमार आरव को भी मार्शल आर्ट सिखाने लग जाता है। आरव की सीखने की रफ्तार सभी लोगों से काफी तेज थी। आरव जब तक 16 साल का हुआ तब तक वह काफी ट्रेंड और सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। आरव में 12 साल के होने के बाद आरव ने बलदेव के काफी मशीनों में उसका साथ दिया था, जिस वजह से आरव ने पूरी दिल्ली में अपने नाम का एक अलग तरह का डर पैदा कर दिया था। आरव ने अपने गुरु अघोरी बाबा से सीखी हुई और बलदेव कुमार से सीखी हुई दोनों मार्शल आर्ट को आपस में मिला दिया था और आरव रात में अपने गुरु अघोरी बाबा से सीखी हुई मार्शल आर्ट और तकनीकों का अभ्यास करता था, जिससे आरव बंदूक की गोलियों से काफी आसानी से बचने लग गया था। आरव की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि वह स्नाइपर बंदूकों से भी बच जाता था, लेकिन आरव इतना परफेक्ट नहीं हुआ था कि स्नाइपर की हर गोली से बच सके, इसलिए उसे बहुत से मशीनों में गोली भी लगी थी। लेकिन आरव आगे बढ़ता रहा और उसका नाम दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में गूंज गया था। हालांकि दिल्ली के बाहर भी बहुत से इलाकों में इसका डर पैदा हो गया था। आरव ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम डेविल रखा था। पूरे अंडरवर्ल्ड और पूरे बिजनेस वर्ल्ड में किसी ने भी डेविल को अपनी आंखों से नहीं देखा था। ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने डेविल को देखा था। आरव को देखने के बाद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, इतनी कम उम्र का लड़का डेविल है। लेकिन उन सब ने आरव की ताकत का लोहा मान लिया था। जब आरव 15 साल की उम्र में पहुंचा, जब दिल्ली का पूरा अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड सिर्फ एक नाम से चलता था और वह नाम था डेविल। सिर्फ इस एक नाम ने ब्लैक कोबरा गैंग को दिल्ली की सबसे ताकतवर गैंग बना दिया था। लेकिन 16 साल की उम्र के होने के बाद किसी ने ब्लैक कोबरा गैंग पर पीछे से हमला कर दिया, जिस वजह से ब्लैक कोबरा गैंग के बहुत से लोग घायल हो गए थे और बहुत से तो मारे भी गए थे। इसी लड़ाई के दौरान आरव को बहुत ज्यादा गहरी चोटें आई थी। इन चोटों का असर आरव के दिमाग पर पड़ा था, जिससे आरव अपनी याददाश्त भूल गया था। लेकिन घूमते घूमते आरव गरीब लोगों की कॉलोनी में पहुंच जाता है। उस कॉलोनी में एक परिवार आरव को अपने साथ रहने की जगह देता है। उन दोनों पति पत्नी की सिर्फ एक लड़की थी, उनके पास कोई भी लड़का नहीं था, इसलिए आरव उन दोनों के साथ रहने लग गया और उन दोनों को ही अपने माता पिता समझने लग गया था। लेकिन उन दोनों ने भी आरव के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा आरव के लिए किया था। आरव के पिता एक कंपनी में वर्कर का काम करते थे। आरव ने उस समय अपनी 12वीं पास की थी और उसके घर में काफी तंगी आई हुई थी। 12वीं करने के बाद आरव ने एक मॉल में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक दिन छुट्टी करने की वजह से मॉल में से उसे निकाल दिया जाता है, जिसके बाद आरव ने कई कपड़ों की दुकानों में काम करना शुरू कर दिया था। हर बार उसकी गलती निकालकर उसे काम से निकाल दिया जाता था। एक दिन कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक की नजर आरव पर पड़ी। कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक धीरज कपूर था। उन्होंने आरव को डेविल के रूप में देखा था, जिस वजह से भी आरव को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वे आरव की फोटो खींचकर अपने असिस्टेंट को उसकी जानकारी निकालने के लिए कहते हैं। उसका असिस्टेंट आरव की सारी जानकारी निकालकर धीरज कपूर को दे देता है। लेकिन उस असिस्टेंट के पास आरव की याददाश्त जाने के बाद की जानकारी थी। लेकिन धीरज कपूर को पूरा यकीन था कि यह लड़का ही डेविल है। जिसके बाद धीरज कपूर अपने तीसरे बेटे संजीव कपूर की बेटी की शादी आरव से करा देते हैं। लेकिन कपूर खानदान में कोई भी धीरज कपूर के अलावा आरव को अपना दामाद नहीं मानता था। यहाँ तक कि उनकी पोती यानी आरव की पत्नी स्नेहा कपूर भी आरव को अपना पति नहीं मानती थी। कपूर खानदान में सभी लोग धीरज कपूर से पूछते रहते थे कि उन्होंने आरव को अपना दामाद क्यों बनाया, लेकिन धीरज कपूर ने किसी से भी कुछ भी नहीं बताया और 1.5 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब आरव की शादी हुई थी तब आरव 20 साल का था। 19 साल की उम्र में आरव को गोद लिए हुए माता पिता की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद आरव अपनी छोटी बहन मनीषा का खुद ख्याल रखता था। शादी होने के बाद आरव अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था। आरव कपूर खानदान में सभी के ताने सुनता था। आरव सभी के ताने इसलिए सुनता था ताकि उसकी बहन अच्छा जीवन बिता सके, क्योंकि उसकी बहन भी उसी के साथ रहती थी। जब तक धीरज कपूर जिंदा थे तब तक तो आरव को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। धीरज कपूर के डर से कोई भी आरव को उनके सामने कुछ नहीं कहता था, लेकिन पीछे से सभी लोग आरव की टांग खींचते थे।
लेकिन धीरज कपूर के मरने के बाद किसी ने भी आरव को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। धीरज कपूर के मरने के 1 महीने बाद ही संजीव कपूर आरव को तलाक के पेपर दे देते हैं। लेकिन कोर्ट आरव और स्नेहा कपूर को 6 महीने तक एक साथ रहने के लिए कहता है। 6 महीने के बाद स्नेहा कपूर के ताऊ जी भूपेंद्र कपूर की बेटी प्रियंका कपूर की शादी थी। शादी वाले दिन भी आरव अपने काम पर गया हुआ था। आरव की दुकान पर एक कस्टमर ने आरव पर चोरी का आरोप लगा दिया था। कस्टमर एक लड़की थी। वह दुकान के मालिक गणेश प्रसाद से कह रही थी, अंकल आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद देख लीजिए, इसने उस बैग के अंदर एक जीन्स की पेंट रखी है। वह लड़की यह कहते वक्त एक बैग की तरफ इशारा करती है। उस लड़की ने खुद ही उस बैग में एक पेंट रखी थी और वह आरव को फंसाना चाहती थी, क्योंकि यह लड़की आरव की क्लासमेट थी। आरव जब स्कूल में जाता था तो आरव की पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी। इस वजह से इस लड़की ने आरव को प्रपोज किया था, लेकिन आरव ने इस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए यह लड़की आरव से अब अपना बदला ले रही थी। इस लड़की का नाम छवि था। छवि की बात सुनने के बाद गणेश प्रसाद उस बैग के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर सच में एक पेंट रखी हुई थी। फिर गणेश प्रसाद आरव को गुस्से में देखते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। ए लड़के, तुझे जरा सी भी तमीज है कि नहीं? जिस इंसान ने तुझे काम दिया तू उसी इंसान के घर में चोरी कर रहा है। अगर अभी भी तेरे दिल में इंसानियत बची है तो निकल जा मेरी दुकान से, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आरव को डांट खाते देखकर छवि को काफी अच्छा लग रहा था। वही पुलिस की बात सुनकर आरव डर जाता है। इसलिए आरव गणेश प्रसाद जी से तुरंत कहता है, मालिक सच में मैंने चोरी नहीं की है, यह लड़की मुझे फंसाना चाहती है। अपने आप पर बात आते देखकर छवि तुरंत कहती है, अंकल देखो मैंने अभी इसे पकड़वा दिया है तो यह मुझे पर इल्जाम लगाने लग गया। आप एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुला ही लीजिए, फिर मैं भी देखती हूँ इसे कौन बचाएगा, और मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती हूँ। छवि को गुस्सा होते देखकर गणेश प्रसाद तुरंत कहते हैं, बेटा आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी से बाहर निकलता हूँ। इतना कहकर गणेश प्रसाद तुरंत आरव की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हैं और चिल्लाते हुए आरव से कहते हैं, ए हमरा दिमाग खराब मत कर, निकल जा हमारी दुकान से। गणेश प्रसाद की इस बात को सुनने के बाद आरव की गर्दन नीचे झुक जाती है और आरव अब गणेश प्रसाद के पास जाकर कहता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी तनख्वाह। जिस पर गणेश प्रसाद आरव से कहते हैं, पहले तो चोरी करता है और फिर बाद में तनख्वाह भी मांगता है। इतना कहकर गणेश प्रसाद गल्ला खोलते हैं और उसमें से 2000 रुपये निकालकर और उनको देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, अब निकल यहाँ से। आरव भी 2000 रुपये को लेकर वहां से चला जाता है। आखिर आरव की याददाश्त कब वापस आएगी? क्या याददाश्त वापस आने के बाद आरव कपूर खानदान से बदला लेगा? आखिर आरव साथ अब आगे क्या होने वाला है? आरव भी 2000 रुपये को लेकर वहां से चला जाता है। दुकान से निकलने के बाद आरव के फोन पर एक कॉल आता है और अब जैसे ही कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से काफी तेज कानों में चुभने वाली आवाज सुनाई देती है, आखिर कहाँ हो तुम? क्या आज भी लेट आने का इरादा है? एक काम करना, सीधे किंग क्राउन बैंक्वेट हॉल पहुंच जाना और हाँ, रंग के कपड़े पहनकर आना, कहीं आज के दिन भी हमारी बेइज्जती करा दो। आरव अपनी मायूस आवाज में कहता है, ठीक है। यह आवाज आरव की सासू माँ मीना कपूर की थी। फिर आरव अपनी शर्ट को दबाकर ऑटो लेकर किंग क्राउन बैंक्वेट हॉल पहुंच जाता है। आज के दिन उस बैंक्वेट हॉल की पार्किंग में बहुत सी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज के दिन भूपेंद्र कपूर की बेटी प्रियंका कपूर की शादी थी। आरव जैसे ही बैंक्वेट हॉल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो गेट के सामने वाला गार्ड उसे अंदर जाने से रोक लेता है और आरव से कहता है, अंदर जाने के लिए आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड है? जिस पर आरव कहता है, मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है, मैं कपूर खानदान का दामाद हूँ। आरव की इन बातों को सुनकर गार्ड को हंसी आ जाती है और आरव से कहता है, अगर तुम कपूर खानदान के दामाद हो तो मैं भूपेंद्र कपूर हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। उस गार्ड ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक BMW 2ND सीरीज 220i गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी के अंदर से एक हैंडसम सा नौजवान लड़का उतरता है। उस नौजवान लड़के ने काफी अच्छा और महंगा सूट पहना हुआ था। वह लड़का भूपेंद्र कपूर का बेटा आयुष कपूर था। आयुष कपूर तुरंत गार्ड के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? आयुष इस समय आरव को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। आयुष की बात सुनकर वह गार्ड आयुष से बड़ी विनम्रता से कहता है, आयुष सर देखिए ना, यह लड़का अपने आप को कपूर खानदान का दामाद बता रहा है। अपने आप को सर कहे जाने पर आयुष काफी अच्छा महसूस करता है और उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है और फिर वह मुड़ते हुए आरव की तरफ देखता है और फिर आरव से कहता है, ओह अच्छा तो यह तुम थे, मैं भी सोचो पता नहीं कौन भिखारी खड़ा है। कम से कम आज के दिन तो कुछ अच्छे कपड़े पहन लेते ताकि तुम कपूर खानदान के दामाद लग सको। आ जाता है
अपना गटर जैसा मुंह उठाकर इतना कहकर आयुष गार्ड की तरफ देखता है और उससे कहता है, हाँ भाई, यह तो हमारे घर का ही दामाद, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसे अंदर जाने दो। इतना कहकर आयुष मंद मंद मुस्काने लग जाता है और अंदर चला जाता है। वही आयुष की बात आरव को कुछ समझ नहीं आई थी। अब वह गार्ड भी आरव को अंदर जाने से नहीं रोकता। अंदर जाने के बाद आरव देखता है कि यह बैंक्वेट हॉल काफी अच्छा है। आरव उस हॉल की खूबसूरती को निहार ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज एक लड़की की थी। कहाँ रह गए थे? उस आवाज को सुनने के बाद आरव जैसे ही देखता है तो उससे कुछ दूरी पर एक पिंक कलर का गाउन पहने एक लड़की खड़ी थी, जो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। वह लड़की देखने में ऐसी लग रही थी जैसे संगमरमर की कोई मूरत हो। वह लड़की आरव की पत्नी स्नेहा कपूर थी। उस लड़की के बगल में मध्यम उम्र का एक इंसान और एक औरत खड़ी थी। यह आरव की सासू माँ और ससुर जी थे। तभी स्नेहा कपूर आरव को एक हाथ से पकड़कर एक कोने में लेकर जाती है। आरव भी चुपचाप स्नेहा कपूर के पीछे चलने लग जाता है। एक कोने में ले जाकर स्नेहा कपूर आरव के हाथों में कुछ पेपर्स देती है और धीरे से उसके कान में कहती है, जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो और खाना खाकर यहाँ से चलते बनो, और किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कपूर खानदान के दामाद हो। स्नेहा कपूर की इन बातों को सुनकर आरव स्नेहा कपूर को हैरानी में देखता रहता है और फिर धीरे से स्नेहा कपूर से पूछता है, यह क्या है? जिस पर स्नेहा कपूर अपने दांत पीसते हुए कहती है, यह हमारे तलाक के पेपर है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम और मैं अब पति पत्नी रहे, इसलिए जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो। स्नेहा कपूर की बात खत्म होने के तुरंत बाद स्नेहा कपूर की मां मीना कपूर आरव से कहती है, जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो और हमारी बेटी को यह न मानने वाले रिश्ते से आजाद करो। फिर संजीव कपूर भी आरव से कहते हैं, जैसा मेरी बेटी कह रही है वैसा करो, वरना हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं साइन करवाने के। इन सभी के दबाव में आकर आरव पेपर्स पर साइन कर देता है और अब आरव को समझ में आ रहा था कि आयुष कपूर क्या कहना चाहता था। पेपर्स पर साइन होने के बाद तीनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद स्नेहा कपूर मुस्कुराते हुए आरव से कहती है, शुक्रिया पेपर्स पर साइन करने के लिए, और हाँ, खाना खाकर जाना। स्नेहा कपूर के इन शब्दों को सुनकर आरव को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर तीर से वार कर दिया हो। औरों का चेहरा उतर जाता है और वह पूरी तरह से मायूस हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आरव अपनी गर्दन उठाकर देखता है तो स्नेहा किसी और लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। उस लड़के ने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वह भी किसी अमीर खानदान का लड़का है। इस दृश्य को देखकर आरव और ज्यादा उदास हो जाता है और बिना खाना खाए वहां से निकल जाता है। आरव को वहां से जाते हुए देखकर स्नेहा कपूर देख रही थी, लेकिन उसको आरव पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। इस दृश्य के खत्म होने के तुरंत बाद आरव को अपने दिमाग में काफी तेज दर्द महसूस होता है। यह दर्द आरव को नहीं बल्कि इस दृश्य को देखते हुए आरव को हो रहा था और वह अगले ही पल अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। हॉस्पिटल में आने के तुरंत बाद आरव जैसे ही अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है तो उसे अपनी आंखों में काफी तेज दर्द महसूस होने लग जाता है, जिस वजह से आरव बेहोशी में ही चिल्लाने लग जाता है। अपने भाई को अचानक से ऐसे चिल्लाते देखकर मनीषा तुरंत डॉक्टरों को बुलाकर लाती है। आरव को ऐसे चिल्लाते देखकर शक्ति भी काफी डर जाता है। डॉक्टर तुरंत आकर उन दोनों को कमरे से बाहर करते हैं और आरव को देखने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। लगभग आधे घंटे तक आरव ऐसे ही चिल्लाता रहता है। आरव जब चुप हो जाता है तो डॉक्टर भी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तभी मनीषा और शक्ति दोनों डॉक्टर से पूछते हैं, भाई अब कैसे है? छोटे मास्टर कैसे है? जिस पर डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। इतना कहकर डॉक्टर तुरंत सिटी हॉस्पिटल के मैन डॉक्टर के ऑफिस में जाता है। मैं डॉक्टर के ऑफिस में एक मध्यम उम्र का इंसान बैठा हुआ था, जिसने डॉक्टरों वाला कोट पहना था। वह सिटी हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर महेश भारद्वाज थे। महेश भारद्वाज उस डॉक्टर से पूछते हैं, मरीज की हालत कैसी है? जिस पर वह डॉक्टर महेश भारद्वाज से कहता है, सर आप उसके केस को रीड कर सकते हैं, मैंने आज तक कभी भी इस तरह का केस नहीं देखा। वैसे सर आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि वह इंसान कौन है जिसके लिए आप इतने परेशान हैं? उस डॉक्टर की इस बात को सुनने के बाद महेश भारद्वाज आरव के केस की फाइल खोलकर पढ़ने लग जाते हैं और महेश भारद्वाज डॉक्टर की तरफ बिना देखे उससे कहते हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। डॉक्टर भी समझ जाता है कि महेश भारद्वाज इस केस के बारे में आगे उससे कोई बात नहीं करना चाहते, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला जाता है। उस डॉक्टर के जाने के बाद महेश भारद्वाज अपने आप से ही कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह लड़का वही लड़का है जिसको मैंने 16 साल पहले ठीक किया था। यह कहते वक्त डॉक्टर महेश भारद्वाज अपने ख्यालों में खो गए थे।
अगले दिन भी आरव जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद वह फिर चुप हो जाता है। तीसरे दिन भी आरव यही हरकत करता है, जिससे मनीषा काफी ज्यादा डर गई थी। चौथे दिन मोनू शक्ति के पास आता है और शक्ति से कहता है, शक्ति भाई, आपको नहीं लग रहा कि छोटे मास्टर कुछ दिनों से एक ही समय पर चलाने लग जाते हैं और कुछ समय बाद अपने आप चुप हो जाते हैं, जिस वजह से छोटे मास्टर की बहन काफी ज्यादा डर जाती है। मोनू की बात सुनने के बाद शक्ति भी सोच में पड़ जाता है और फिर शक्ति मोनू से कहता है, हाँ मोनू, तू सही कह रहा है, छोटे मास्टर एक ही समय पर चिल्लाते हैं, लेकिन आज हमें कुछ भी करके छोटे मास्टर की बहन को उस समय छोटे मास्टर से दूर लेकर जाना होगा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले होते हैं तो सभी मिलकर कुछ ना कुछ तिकड़म लगाकर मनीषा को उस समय हॉस्पिटल से बाहर लेकर चले जाते हैं। और वही हॉस्पिटल में जैसे ही 12 बजते हैं तो आरव दोबारा से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद अपने आप चुप हो जाता है। जिस समय जतिन चिल्लाने वाला होता है उस समय सभी लोग कुछ ना कुछ करके मनीषा को हॉस्पिटल से बाहर लेकर चले जाते हैं। आरव 3 दिन तक और ऐसे ही चिल्लाता है। आरव को एक हफ्ते से लगातार उसकी आंखों में काफी तेज दर्द महसूस होता है, जिस वजह से कभी कभार तो उसकी आंखों से खून भी बहने लग जाता है। 7 दिन के बाद सभी लोग जैसे ही मनीषा को हॉस्पिटल से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के दिन मनीषा किसी की भी बात नहीं मानती। अब सभी लोग इस बात से डर रहे थे, कहीं आज आरव चिल्लाने लग गया तो मनीषा का हाल कैसा होगा। लेकिन आज जैसे ही 12 बजते हैं तो जतिन बिल्कुल भी नहीं चिल्लाता, बल्कि आज उसे होश आ जाता है। होश में आने के बाद और आरव की आंखों की पुतली हरे रंग की हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों की पुतली वापस सामान्य हो जाती है। आज जतिन को ने चिल्लाते हुए देखकर शक्ति जैसे ही कमरे में देखता है तो जतिन की आंखें खुली देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर भी आरव की सारी जांच कर लेता है और फिर आप सभी को बताता है आरव बिल्कुल नॉर्मल है। यह सब बताते वक्त डॉक्टर भी काफी ज्यादा हैरान था। आरव फिर जैसे ही अपने बगल में देखता है तो वह वहां पर मनीषा को खड़ी पता है। मनीषा को देखने के तुरंत बाद आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और फिर आरव अपने हाथ को ऊपर उठाकर मनीषा के सिर को सहलाने लग जाता है और फिर आरव की नजर मनीषा के बगल में खड़े शक्ति पर जाती है। शक्ति को देखकर आरव को लग रहा था जैसे उसने इस इंसान को कहीं ना कहीं देखा है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद आरव को याद आ जाता है और फिर आरव कहता है, अरे शक्ति तुम। आरव के मुंह से अपना नाम सुनकर शक्ति काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर शक्ति तुरंत कहता है, जी हाँ छोटे मास्टर, यह मैं ही हूँ। फिर आरव मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर कैसे है। आरव के इन शब्दों को सुनकर शक्ति मायूस हो जाता है। शक्ति को मायूस होता देखकर आरव समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए आरव तुरंत डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जिस पर वह डॉक्टर तुरंत कहता है, जी हाँ सर, मैं अभी डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करता हूँ। डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरव शक्ति के साथ अपने मास्टर यानी बलदेव कुमार के विला की तरफ चल पड़ता है। जब तक डिस्चार्ज की प्रक्रिया हो रही थी तब तक आरव ने मनीषा को सब बता दिया था। हालांकि आरव ने मनीषा को सारी सच्चाई नहीं बताई थी, उसने सिर्फ इतना बताया था कि उसका भाई कोई आम इंसान नहीं है। आरव ने मनीषा को यह भी बता दिया था उसका और स्नेहा कपूर का तलाक हो गया है। वहां से जाने से पहले आरव मनीषा को कहता है, कपूर मैशन जाकर अपना सारा सामान पैक कर लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आरव की बात सुनकर मनीषा कपूर मैशन की तरफ चली जाती है। वहीं आरव भी शक्ति के साथ गाड़ी में बैठकर अपने मास्टर के विला की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में आरव शक्ति से पूछता है, शक्ति यह तो बताओ मेरे जाने के बाद गैंग की क्या हालत रही। आरव की बात सुनने के बाद शक्ति एक गहरी सांस लेता है और आरव को बताने लगता है, छोटी मास्टर, आपके जाने के बाद हमने 2 साल तक तो गैंग को अच्छे से चलाया, लेकिन 2 साल के बाद हमारे ऊपर दोबारा से हमला हो गया। उस हमले में बड़े मास्टर काफी ज्यादा घायल हो गई थी और अब 2 सालों में हम अंडरवर्ल्ड में छुपकर काम कर रहे हैं। हालांकि अब भी हमारी गैंग से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी गैंग अब निर्मली औरों की गैंग की तरह बाहर नहीं दिख रही है। अब दिल्ली में बहुत सी गैंग हो गई है। अगर टोटल मिलाकर कहूँ तो दिल्ली में अब 8 नई गैंग है। एक गैंग तो हमारे समय की ही है, उनकी और हमारी तो कभी ही नहीं बनी। पहली बार जब हम पर हमला हुआ था तो उसी गैंग का हाथ था और दूसरी बार भी वह गैंग हमारी पूरी गैंग को खत्म कर पूरी दिल्ली पर राज करना चाहती थी। शक्ति की बात सुनकर आरव सोचते हुए कहता है, क्या तुम बुल गैंग की बात कर रहे हो। जिस पर शक्ति कहता है, हाँ छोटी मास्टर। शक्ति की हाँ सुनने के बाद आरव कहता है, अब तो इस बुल गैंग को बताना ही पड़ेगा। अगर जंगल का राजा थोड़े दिन तक जंगल में ना रहे तो जंगल में कुत्तों का राज नहीं हो जाता। आरव की इन बातों को सुनने के बाद शक्ति समझ जाता है कि अब छोटे मास्टर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड पूरा हिलने वाला है।
यह सोचकर ही शक्ति के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कुछ ही देर में गाड़ी ब्लैक विला के आगे पहुंच जाती है। जब आरव यहाँ पर रहता था तब यह विला पूरा काले रंग का था, लेकिन आज यह विला एकदम अलग था। यह पूरा विला सफेद रंग में रंगा हुआ था। इस विला के पास पहुंचने के बाद आरव अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी गहरी सांस लेता है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है और विला के अंदर चलने लग जाता है।